हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे, उसमें अपने अधिगम के क्वेश्चंस हो गए हैं, बाल विकास के भी हो गए हैं, और हमने जो है वहाँ पे आपके इनके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। व्यक्तित्व की भी अपन ने शुरुआत कर ली, आज व्यक्तित्व भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2-4 दिन के अंतर्गत आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक सीट दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू सारे के सारे मिल जाएंगे और उसका भी सोल्यूशन अपन यहाँ पे करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्रवार के दिन यानी कि परसों के दिन, है ना, 24 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपके साइकोलॉजी की मैराथन क्लास रहेगी। उस दिन रात को आपके एमसीक्यू की क्लास नहीं आएगी। आप कहोगे तो भले ही कल का और ब्रेक दे देंगे, लेकिन है ना, आपके रहेगी जो रहेगी वो कितने रहेगी, आपके लगभग 10-12 घंटे की क्लास रहेगी। उसके अंतर्गत अपन पूरी साइकोलॉजी को एक ही क्लास में पढ़ करके क्या करेंगे दोस्तों, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थ्योरी क्लासेस रहेगी, ये ध्यान रखना। जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए भी बेनिफिट है, जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ रखी है उनका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एक ही बार में। जो बच्चे आपके नए जुड़े उनको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की हमने पूर्णतः निःशुल्क कोर्स करवा रखा है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के क्या कर सकते हो, इस कोर्स को देख सकते हो, और इसके क्लास वाइज नोट्स जो हैं वो भी आपको क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, उपलब्ध यहाँ पे हो जाएंगे। आप यहाँ पे उपलब्ध जो है इन नोट्सों को कर सकते हो। और यदि आप शिक्षण विधियों की भी तैयारी कर रहे हो तो सारी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हमने निःशुल्क करवा रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हो और वहीं से आप अपनी ई बुक को भी क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, प्राप्त कर सकते हो। यहीं पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब अपन अपने काम की बात करते, अपनी मूल बात करते कि हम प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन कर रहे थे। बताइएगा, कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, आईबीटी, टीएटी, सीएटी या प्रश्नावली। देखिएगा, मैंने कल आपको बताई थी कि व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियां होती हैं, है ना। एक मैंने आपको जो बताई थी उसका नाम क्या बताया था, एक का नाम बताया था मैंने आविष्कारिका, एक का नाम बताया था मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधियां, और एक मैंने आपको बताई थी अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी बताई थी मेरे दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, इन विधियों की बात करें मेरे दोस्तों तो यहां पे आपके जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती है वही आपकी अप्रत्यक्ष विधियां भी होती हैं। और अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत मैंने कल आपको कुछ विधियां लिखाई थी, है ना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लिखवाई थी कि एक तो आपके इसके अंतर्गत जो है प्रश्नावली विधि जो है वो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके क्या है मेरे दोस्तों मानी जाती है। और इसके अलावा मैंने आपको एक विधि कल जो है आपके अप्रक्षेपी विधियां, है ना, अप्रत्यक्ष विधियां नहीं है, इनको प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी है। प्रक्षेपी और क्या कहेंगे इसको, अप्रक्षेपी कहेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो ध्यान रखना, अप्रक्षेपी विधियां कल मैंने आपको बताई थी, एक प्रश्नावली होती है आपके, एक मैंने आपके बताई थी कल साक्षात्कार, है ना। उसके बाद में एक मैंने आपके बताई थी कल, उसका नाम था आपके रेटिंग स्केल, अवलोकन विधि। ये जो विधियां मानी जाती हैं वो विधियां आपके कौन सी मानी जाती हैं मेरे दोस्तों, आपके अप्रक्षेपी विधियां। और आपके ये अप्रक्षेपी और व्यक्तिनिष्ठ विधियां क्या होती है, एक ही होती है। तो इन्होंने पूछा आईबीटी की बात करें, इंक ब्लॉक टेस्ट की बात करें, या आपके मॉर्गन मुरे की अपन बात करें, या आपके हरमन रोड्सा की बात करें, लियोपोल्ड बेलक की बात करें, तो ये सारी विधियां आपके प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। इन्होंने आपके यहाँ पे अप्रक्षेपी विधियों के बारे में पूछा है, तो अपनी अप्रक्षेपी विधि यहाँ पे कौन सी होगी, तो अपनी अप्रक्षेपी विधि यहाँ पे जो होगी वो कौन सी होगी मेरे दोस्तों, आपके प्रश्नावली विधि मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इन विधियों के बारे में भी मैं आपको हल्का हल्का सबके बारे में बता देता हूं मेरे दोस्तों। देखिएगा, एक आपके आईबीटी के बारे में बात करें मेरे दोस्तों, तो एक परीक्षण आया करता था जिसका नाम है मेरे दोस्तों इंक ब्लॉक टेस्ट, या इसको अपन स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं दोस्तों, इसका नाम आपके शाही धब्बा परीक्षण भी कहलाता है। शाही धब्बा परीक्षण। बात करें दोस्तों
ये शाही धब्बा परीक्षण आपके हरमन रोडसाक के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये आपके हरमन रोडसाक के द्वारा विकसित किया गया था और इसके अंतर्गत आपके 10 कार्ड का प्रयोग किया गया था। भी कितने कार्ड का प्रयोग किया गया था? 10 कार्ड का इसके ऊपर प्रयोग किया गया था, जिसमें 5 कार्ड जो थे वो तो आपके क्या रखे गए मेरे दोस्तों? आपके रंगीन रखे गए थे और 5 कार्ड जो थे वो कौन से रखे गए थे? 5 कार्ड आपके काले या सफेद रंग के रखे गए थे। कौन से रंग के रखे गए थे? काले या सफेद रंग के रखे गए थे। इनके ऊपर आपके क्या लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, इनके ऊपर आपके शाही का क्या लगाया जाता है मेरे दोस्तों? एक धब्बा लगा दिया जाता है और इसी के आधार पर आपको उसका क्या करना होता है मेरे दोस्तों? उसी के आधार पर जो है आपको उसकी व्याख्या करनी होती है कि उस धब्बे में आपको क्या दिख रहा है। ये आपको क्या रखना है? इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। फिर आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि आपके इसी की तर्ज पर एक विद्वान और हुआ था जिसका नाम था हॉल्जमैन। क्या नाम था मेरे दोस्तों? हॉल्जमैन। ध्यान रखना, आपके हॉल्जमैन ने क्या किया था? हॉल्जमैन ने इसी के आधार पर एक और शाही धब्बा परीक्षण बनाया था। एक और शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिसमें कार्ड की संख्या इन्होंने 45 ली थी। 45 क्या ली थी मेरे दोस्तों? आपके यहाँ पे कार्ड की संख्या का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? प्रयोग किया गया था, जिसको हॉल्जमैन शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी किताबों में आपको 90 कार्ड भी लिखे हुए मिलेंगे, तो विकल्प को देख लेना, प्राथमिकता 45 को दे देना, है ना। इसका भारतीय अनुवाद की बात करें मेरे दोस्तों कि इसका भारतीय अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, इसका भारतीय अनुवाद आपके जी प्रभु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? जी प्रभु ने इसका कौन सा अनुवाद किया था? तो जी प्रभु ने इसका आपके भारतीय अनुवाद किया था। ये आपको इसके ऊपर क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना। ये शाही धब्बा परीक्षण आपके माना जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक आपके परीक्षण जो आपके और आता है, जिसको कहा जाता है प्रासंगिक बोध परीक्षण। भाई दूसरा जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? प्रासंगिक बोध परीक्षण। ध्यान रखना, प्रासंगिक बोध परीक्षण। इस प्रासंगिक बोध परीक्षण का आपके जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे 2 नाम आपके सामने सबसे ज्यादा आते कि इसका निर्माण तो वैसे केवल मुर्रे ने किया था, लेकिन उसका संशोधनकर्ता या सहयोगी था मॉर्गन। तो अपन दोनों का नाम लिखते, मुर्रे प्लस इसके साथ में एक व्यक्ति का नाम और लगाते हैं, वो कौन है? आपके मॉर्गन। इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। यह भी कार्ड आधारित परीक्षण ही था। इसमें 30 प्लस 1 कार्ड का क्या किया गया था मेरे दोस्तों? आपके कार्ड का प्रयोग किया गया था। 30 प्लस 1 कार्ड का प्रयोग किया गया था। 30 में से आपके 10 कार्ड जो थे वो तो थे आपके महिला के चित्र के। किसके थे दोस्तों? केवल किसके चित्र थे इसके ऊपर? महिला के चित्र थे। 10 कार्ड आपके ऐसे लिए गए जिसके ऊपर पुरुष के चित्र थे। किसके चित्र थे दोस्तों? पुरुष के चित्र थे। और ध्यान रखना, 10 कार्ड ऐसे लिए गए जिस पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र थे। महिला प्लस पुरुष दोनों के क्या थे मेरे दोस्तों? चित्र थे। और एक कार्ड आपको यहां पे खाली रखा गया। आपको इन कार्डों को जमा करके कहानी लिखनी होती है और उस कहानी के आधार पर आपके किसकी जांच कर ली जाती है? तो उस कहानी के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है, या आपके व्यक्तित्व को क्या कर लिया जाता है मेरे दोस्तों? जांच लिया जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके भारतीय अनुवाद की बात करें तो ध्यान रखना, डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा इसका भारतीय अनुवाद किया गया। कि इसका भारत में अनुवाद किसने किया? तो इसका भारत में अनुवाद डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों आपके सीएटी की, तो बात करें मेरे दोस्तों बालक बोध परीक्षण। या मैं आपको दोनों समझा देता हूं। एक विद्वान हुआ था जिसको नाम था मेरे दोस्तों लियोपोल्ड बेलक। एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था दोस्तों? लियोपोल्ड बेलक। इस लियोपोल्ड बेलक ने आपके 2 परीक्षण बनाए थे। एक का तो नाम था आपके प्रौढ़ बोध परीक्षण। एक का तो क्या नाम था? आपके प्रौढ़ बोध परीक्षण। और एक का नाम था आपके बालक बोध परीक्षण।
ये दोनों किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना, ये दोनों जो आपके बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? आपके लियोपोल्ड बेलक के द्वारा इन दोनों को क्या किया गया था मेरे दोस्तों? विकसित किया गया। आपको ये ध्यान रखना। फिर आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि प्रौढ़ परीक्षण तो आपके 50 से अधिक आयु वालों के लिए, 50 प्लस वालों के लिए तो आपके इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और 3 से लेकर के 10-11 साल तक के बालकों के लिए आपका इसका निर्माण किया गया था। दोनों परीक्षण आपके कार्ड आधारित थे। प्रौढ़ बोध परीक्षण में भी कार्डों का प्रयोग होता था, इसमें भी आपके क्या होता था मेरे दोस्तों? कार्डों का प्रयोग होता था। इसके आपके जो बालक वाले हैं इसके अंतर्गत तो आपके इन्होंने कितने कार्ड का प्रयोग किया था? तो इसके अंतर्गत तो इन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया था। और बालक वाले में इन्होंने कितना प्रयोग किया था? तो बालक के अंतर्गत इन्होंने 16 कार्ड का क्या किया था मेरे दोस्तों? प्रयोग किया था। ये 10 कार्ड हैं, ये कौन से माने जाएंगे? 16 कार्ड। और इनके ऊपर आपके जानवरों के चित्र बने होते थे। किसके चित्र बने होते थे? तो ध्यान रखना, जानवरों के चित्र बने थे। ये तीनों तो आपके ऑप्शन में दे रखे, उनको समझा दिया। लेकिन और भी मैं आपके कुछ परीक्षण जो हैं इसी प्रकार के हैं, उनको भी मैं क्या कर लेता हूं मेरे दोस्तों? आपको समझा देता हूं। एक आपके चित्रकुंठा परीक्षण भी आता है भाई। कौन सा परीक्षण आता है मेरे दोस्तों? एक परीक्षण आता है जिसका नाम है आपके चित्रकुंठा परीक्षण। रोजनविंग के द्वारा इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों? रोजनविंग के द्वारा इसको आपके विकसित किया गया था। यह भी आपका कौन सा परीक्षण था? तो यह भी आपके कार्ड आधारित परीक्षण ही माना जाता है। इसके अंतर्गत आपके चॉइस कार्ड का प्रयोग किया गया था। और ये चॉइस कार्ड के ऊपर आपके कुंठित कार्टून के चित्र बने हुए थे। किसके चित्र बने हुए थे मेरे दोस्तों? कुंठित कार्टून के क्या बने हुए थे? तो कुंठित कार्टून के यहां पे आपके चित्र बने हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके एक कौन सी विधि मानी जाएगी? तो ये भी आपके एक प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत माना जाएगा। भारतीय अनुवाद उदय पारिक के द्वारा किया गया। इसका भारतीय अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान रखना, इसका भारतीय अनुवाद आपके उदय पारिक के द्वारा किया गया। उदय पारिक ने इसका क्या किया था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका भारतीय अनुवाद आपके किया गया था। इसी तरीके से एक तो आपके आता है प्रक्षेपी विधियों में जिसको कहा जाता है चित्रपूर्ति परीक्षण। भाई कौन सा कहा जाएगा? आपके चित्रपूर्ति परीक्षण। इसमें आपके अधूरे चित्र होते थे और इनको क्या करना होता था? आपको पूरा करना होता था। यह चित्रपूर्ति परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया था आपके स्पीडमैन के द्वारा। ऐसे ही आपके एक परीक्षण आता है जिसको कहा जाता है आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा परीक्षण कहा जाता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों कि इसके अंतर्गत अधूरे वाक्य होते हैं और आपको अधूरे वाक्यों को क्या करना होता है? पूरा करना होता है। टेंडलर ने इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है मेरे दोस्तों? तो इसको विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? आपके टेंडलर को। एक आपके ऐसी विधि आती है जिसको कहा जाता है मनोनाटकीय विधि। कौन सी विधि कहा जाएगा मेरे दोस्तों? मनोनाटकीय विधि। इस मनोनाटकीय विधि को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो ध्यान रखना, वो आपके जाता है मेरे दोस्तों मोरेनो को। ये भी क्या रखना दोस्तों? ध्यान रखना। एक आपके शब्द साहचर्य विधि भी आती है इसी के अंतर्गत। और इस शब्द साहचर्य विधि है ना, ध्यान रखना, इस शब्द साहचर्य विधि को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? आपके गाल्टन को। ये सब आपके प्रक्षेपी विधियां कहलाएगी। एक ही क्लास में आपको मैंने सारी चीजें क्या कर दी मेरे दोस्तों? समझा दी, है ना। तो ध्यान रखना, चित्रपूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मनोनाटकीय विधि, शब्द साहचर्य विधि, चित्रकुंठा परीक्षण, लियोपोल्ड बेलक के दोनों परीक्षण, प्रौढ़ बोध और बालक बोध, प्रासंगिक बोध परीक्षण मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। शाही दबा परीक्षण भी मैंने आपको पूरा का पूरा क्या कर दिया दोस्तों? बता दिया। तो ध्यान रखना, कौन से व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आपके प्रश्नावली और बाकी सारी चीजों को मैंने आपको यहां पे समझा दिया। क्लियर है ना? इसी तरीके से समझाना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको रिवीजन करवाना पड़ेगा। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारिका किसने बनाई? थॉर्नडाइक, हाथवे और मैककिनले। मलिक और जोशी ने
कॉस्टा और मैकक्रे के द्वारा सबसे पहले आविष्कारिका का जो निर्माण किया गया था मेरे दोस्तों, तो वो किसने किया था? तो आपको ये ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया था, ये आपके पूछा गया, ध्यान रखना। वैसे तो इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि प्रथम आविष्कारिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। मैं आपको यहां पे जानकारी के लिए बता देता हूं एक बार। आविष्कारिका आपके प्राचीन आविष्कारिका जो है वो क्या है? तो ध्यान रखना, आविष्कारिका व्यक्तित्व मापन का प्राचीन तरीका है। व्यक्तित्व मापन का क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? व्यक्तित्व मापन का प्राचीन तरीका माना जाता है। प्राचीन तरीका है ना, प्राचीन विधि है या प्राचीन आपके क्या है दोस्तों? तरीका है। ध्यान रखना, इसमें प्रश्नों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। प्रश्नों के आधार पर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? प्रश्नों के आधार पर आपके किसका मापन होता है? तो प्रश्नों के आधार पर व्यक्तित्व का आपके मापन किया जाता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यहां पे इन प्रश्नों को आपके एकांश कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ये जो प्रश्न होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो जो आपके ये प्रश्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? आपके एकांश कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। सबसे पहली आविष्कारिका है ना, प्रथम आविष्कारिका का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम आविष्कारिका का निर्माण जो किया था, प्रथम आविष्कारिका का निर्माण 1918 के अंतर्गत वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। सबसे पहली आविष्कारिका जो बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, पहली आविष्कारिका 1918 के अंतर्गत आपके वुडवर्थ के द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। किस नाम से जानते थे इसको? वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, है ना। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये इसका नाम था। डाटा इन्वेंट्री इसका क्या कहलाएगा? आपके नाम कहलाएगा। ध्यान रखना, इसमें भी आपको किसकी संख्या पूछ सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपके एकांश की संख्या कितनी थी। मतलब इस मापन के अंतर्गत आपके एकांश यानी कि आपके प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखना, इसमें आपके एकांश की संख्या 116 थी, जिसमें आपको हाँ या ना में उत्तर देने होते हैं। भाई किसमें आंसर देना है आपको? तो या तो आपको हाँ में उत्तर देना है या फिर आपको जो उत्तर देना है वो किसमें देना है? आपको ना में देना है। ये ध्यान रखना, ये सबसे पहली थी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, दूसरी आपके आविष्कारिका आई थी। दूसरी आविष्कारिका का नाम था आपके MMPI। दूसरी आविष्कारिका का क्या नाम है? तो दूसरी आविष्कारिका का नाम आपके बताया गया है MMPI। आपको ध्यान रखना है, किसने विकसित किया था? तो इसको हाथवे और मैककिनले के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? विकसित किया गया था। इनके द्वारा इनको क्या किया गया था दोस्तों? आपके विकसित किया गया था। इसमें ध्यान रखना है कि इस MMPI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो MMPI का पूरा नाम है आपके माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, ये इसका क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये इसका आपके पूरा नाम माना जाएगा कि MMPI माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री या पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, है ना। डाटा नाम पर्सनल इन्वेंट्री भी याद रख सकते हो, है ना। वैसे तो इसका जब वास्तविक लिखा गया था तो इसका नाम क्या लिखा गया था? तो वास्तविकता में इसका नाम जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसका वास्तविक नाम जो लिखा गया था वो आपके पर्सनल डाटा इन्वेंट्री था। पर गाइडों में पर्सनल इन्वेंट्री मिलता है तो अधिकांश, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों? याद रख सकते हो। यहां पे आपके एकांश की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, यहां पे आपके एकांश की संख्या 550 थी। एकांश की संख्या कितनी थी? तो यहां पे आपके एकांश की संख्या जो थी वो कितनी थी? आपके 550 थी। ध्यान रखना, यहां पे उत्तर के लिए 3 विकल्प मिलते थे। उत्तर के लिए विकल्प कितने थे? तो ध्यान रखना, उत्तर के लिए विकल्प 3 थे। हाँ या ना की जगह पर एक विकल्प इन्होंने क्या कर दिया? आपके और जोड़ दिया कि केवल 2 ऑप्शंस नहीं थे बल्कि इसमें ऑप्शन की संख्या कितनी थी? तो इसमें ऑप्शन की संख्या आपकी क्या थी? 3 थी। एक तो हाँ, एक ना, एक ज्ञात नहीं, कि हमें नहीं पता है कि हम इसका उत्तर नहीं देना चाहते, उसको अपन कहेंगे कि विकल्प की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अंतर्गत अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो व्यक्तित्व मापन की टोटल आपके कितनी मापनियां बनाई गई थी? तो व्यक्तित्व मापन की टोटल 13 मापनियों का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत कुल मापनियां कितनी थी? तो ध्यान रखना, इसमें कुल मापनियां जो थी उसकी संख्या कितनी थी? आपके 13 मानी जाती है। भाई कितनी मानी जाती है? आपके 13 मापनियां आपके इसके अंतर्गत मानी जाती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, है ना, कि इसी को अपडेट करके आपके MMPI-2 का निर्माण किया गया था वयस्कों के मापन के लिए। MMPI-2 का निर्माण किया गया था और उसमें किसका मापन किया जाता था? तो वयस्कों के मापन के लिए इन्होंने आपके क्या बनाई थी? तो उन्होंने MMPI-2 की क्या की थी मेरे दोस्तों? आपके रचना की थी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। MMPI-2 की इन्होंने क्या की थी मेरे दोस्तों? आपके रचना की थी, ये ध्यान रखना। वर्तमान के अंतर्गत आपको पूछ ले कि MMPI में एकांश की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एकांश की संख्या केवल 74 है। एकांश की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे एकांश की संख्या केवल और केवल कितनी बताई गई है? तो एकांश की संख्या यहाँ पे केवल और केवल अभी आपके 74 मानी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको इस बारे में ध्यान रखना है, इसी MMPI की तर्ज पर अपने राजस्थान के अंतर्गत, या मैं तो कहूँ भारत के अंतर्गत, JMPI का निर्माण किया गया था। जो ना JMPI का क्या किया गया था दोस्तों? आपके निर्माण किया गया था, जिसका नाम था जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री। जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री, इसका आपके निर्माण किया गया था इसी के तर्ज पर। और ध्यान रखना, ये निर्माण जो किया था वो आपके मलिक साहब ने किया था, और इनके साथ में जो सहयोगी थे उनका नाम था जोशी। इनके द्वारा जो बनाया गया था वो कौन सा था मेरे दोस्तों? तो इनके द्वारा जिसका निर्माण किया गया है उसका नाम है आपके JMPI। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक आपके आती है आविष्कारिका, और जिसको कहा जाता है बेल की आविष्कारिका। एक आपके आविष्कारिका का निर्माण और किया था, विद्वान का नाम था बेल। इसी की कहा जाता है कि बेल की आविष्कारिका। बेल की आविष्कारिका, एक आपके जो आविष्कारिका बनाई थी वो किसने बनाई थी? आपके बेल ने बनाई थी। और बेल ने आपने जो आविष्कारिका बनाई थी उसके अंतर्गत 2 फार्म बनाए थे। कितने फार्म बनाए थे? आपके 2 फार्म बनाए थे। एक जो फार्म था उसको कहा जाता है आपके विद्यार्थी फार्म, और एक जो था उसको क्या कहा जाता है? तो एक जो था उसको कहा जाता है व्यावसायिक फार्म। कितने फार्म बनाए थे इन्होंने? 2 फार्म बनाए थे। एक का नाम था विद्यार्थी फार्म और एक का क्या नाम था? तो एक का नाम था आपके व्यवसायी फार्म। विद्यार्थी फार्म में एकांश की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत आपके एकांश की संख्या मानी जाती है 140। कितनी थी दोस्तों? 140। व्यवसायी फार्म के अंतर्गत आपके एकांश की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर आपके एकांश की संख्या मानी जाती है 160। कितनी मानी जाती है? 160। ये आपको आविष्कारिकाएं याद रखनी है, वुडवर्थ की, हाथवे की, मलिक जी की, और साथ साथ में आपको बेल की आविष्कारिकाएं जो है महत्वपूर्ण थोड़ी सी भूमिका निभाती है। तो ये चारों 500 आविष्कारिकाएं आपको क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? याद होनी चाहिए। तो यहां पे जो आपके प्रश्न दिया गया था उसमें वुडवर्थ विकल्प है नहीं है, बाकी जो होगा वो किसको सही माना जाएगा? आपके वुडवर्थ को ही सही माना जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। निम्न में से किसका अर्थ शांत, आराम और पसंद व्यक्तित्व है? विसोरोटेनिक, सोमेटोटोनिक, कॉलरिंग या सैंग्विन? किसका आपके व्यक्तित्व है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? आपके इसके आधार पर जानते हैं। तो दोस्तों आपको जो ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके व्यक्तित्व का मापन बताया है ना, वो किसके आधार पर बताया है मेरे दोस्तों? तो वो आपके बताया है आपके शेल्डन के अनुसार। भाई किसके अनुसार बताया है मेरे दोस्तों? शेल्डन के अनुसार। ये जो प्रश्न आपके आया था वो किस में से आया है? तो ध्यान रखना, ये आपके प्रश्न आया है शेल्डन के सिद्धांत में से। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि शेल्डन के सिद्धांत का नाम क्या है। तो ध्यान रखना, शेल्डन के किताब का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसके किताब का नाम है एटलस ऑफ मैन। भाई किताब का क्या नाम है? तो ध्यान रखना, इनके माप का नाम है आपके
एटलस ऑफ मैन। क्या याद रखोगे आप? एटलस ऑफ मैन इनकी किताब का नाम माना जाएगा। इन्होंने आपके 3 प्रकार बताए थे। एक का नाम था आपके एंडोमार्फिक, है ना। एक का तो क्या नाम था आपके एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक वो लोग होते जो आपके प्रसन्न वगैरह या खुश वगैरह रहते हैं। एक इन्होंने बताया था एक्टोमार्फिक, है ना, जो आपके दुबले पतले और लंबे लोग होते हैं, जो निराश तनाव में क्या चलते हैं आपके अधिक चलते हैं। एक बताया था इन्होंने मेजोमार्फिक, जो संतुलित लोग होते हैं। मेजोमार्फिक, जो शरीर से हष्ट पुष्ट या फिट लोग होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? आपके मेजोमार्फिक। यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो आपके एंडोमार्फिक होते हैं ना, उनके व्यवहार जो होता है, उनके व्यवहार को विसेरोटोनिक कहा जाता है। उनके व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसके व्यवहार को क्या कहा जाता है? आपके विसेरोटोनिक जो है इसके नाम से जाना जाता है। आपके जो एक्टोमार्फिक होते हैं इनको कहा जाता है सेरिब्रोटेनिक। इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सेरिब्रोटोनिक कहा जाता है। सेरिब्रोटोनिक। इनके व्यवहार को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सेरिब्रोटोनिक कहा जाता है। और आपके जो मेजोमार्फिक होते हैं उनको कहा जाता है सोमेटोटोनिक। सोमेटोटोनिक। सोमेटोटोनिक जो है इनको कहा जाता है सोमेटोटोनिक। अब इन्होंने यहां पे पूछा है कि किसका अर्थ शांत आराम पसंद है। तो शांत आराम वाले लोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके एंडोमार्फिक होते हैं। और एंडोमार्फिक के लोगों के व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो उनके व्यवहार को विसेरोटोनिक कहा जाता है। तो यहां पे आपका विकल्प जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपके ए वाला विकल्प यहां पे क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। ए वाला विकल्प यहां पे पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? आपके सटीक माना जाएगा। क्लियर यहां पे? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषताएं हैं? देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। चेक लिस्ट की बात करें तो एक बालक के गुणों की संख्या का पता किया जाता है। एक बालक की गुणों की संख्या का ज्ञान किया जाता है। एक बालक में कितने गुण पाए जाते हैं, उन गुणों की संख्या का पता जो लगाया जाता है, उन गुणों की संख्या का पता आपके इसी सिद्धांत के आधार पर लगाया जाएगा। गुणों की संख्या का पता इस विधि से। रेटिंग स्केल के अंतर्गत अभिवृत्ति का मापन या गुणों की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। जो गुण होते हैं, गुण की गुणवत्ता का क्या लगाया जाता है मेरे दोस्तों? आपके पता लगाया जाता है। गुण की गुणवत्ता का क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना, गुण की गुणवत्ता का यहां पे आपके ज्ञान किया जाता है। समाज मिति विधि जो आपके किसने विकसित की थी? मोरेनो के द्वारा विकसित की गई थी मेरे दोस्तों। इसी के अंतर्गत एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना तय किया जाता है कि बालक अपने पसंद के आधार पर बालक का चयन करते हैं। पसंद के आधार पर समूह में से बालक का चयन करना। पसंद के आधार पर समूह में से किसका चयन करना? समूह में से आपके बालक का चयन करना। समूह में, है ना, चयन करना आपके माना जाएगा। ये ध्यान रखना, पसंद के आधार पर समूह में से बालक का क्या करना? चयन करना। कि पूरे ग्रुप में से जब आपको किसी एक व्यक्ति का पता लगाना हो तब आपके इसकी क्या की जाएगी मेरे दोस्तों? किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे उत्तर जो सही होगा वो कौन सा माना जाएगा मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपके जो उत्तर सही होगा वो आपके ये माना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। ये प्रश्न आज पढ़ने लायक ही नहीं पढ़ेंगे। समायोजन का प्रश्न पहले उसके कर लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है। हाँ, अंतर्मुखी बालक होता है। पहले अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो किसके करेंगे? व्यक्तित्व के करेंगे, है ना। एक एक टॉपिक के चलेंगे, ऐसे कचरा नहीं करेंगे। अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या स्वयं के साथ यथार्थ अनुकूल ढालने वाला। इसको मैं डिटेल से तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने कल आपको ये पूरा का पूरा समझा भी दिया था कि व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व का कौन सा
मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपके कार्ल जुंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वो आपके कार्ल जुंग के द्वारा किया गया था। इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे। एक का तो नाम था आपके अंतर्मुखी और एक का क्या नाम था? तो एक का नाम था आपके बहिर्मुखी। एक का तो क्या नाम था? आपके अंतर्मुखी। तो दूसरे का क्या नाम था? तो दूसरे का नाम था आपके बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपने अंदर ही अंदर जीते हैं, और बहिर्मुखी बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी सारी चीजों को बाहर जो है बता देते हैं। ऐसे बालकों को अपन क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। अब देखो, सभी के साथ मिलकर चलने वाला जो बालक होगा वो आपके बहिर्मुखी होगा। उसको कौन सा बालक माना जाएगा? तो उसको कौन सा बालक माना जाएगा? आपके बहिर्मुखी माना जाएगा। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला बालक जो होगा उसको भी कौन सा कहा जाएगा? है ना, दूसरों के साथ मिलकर के समस्याओं को समाधान करने वाले को भी क्या कहा जाएगा? तो इसको भी आपके कहा जाएगा, आपके बहिर्मुखी कहा जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना, एकांत में विश्वास रखने वाला, ये विशेषताएं आपके अंतर्मुखी बालकों की होती है। ध्यान रखना, दो चीजें अलग अलग है मेरे दोस्तों। एक होता है आपके अकेलापन और एक होता है एकांतवास। दोनों में बड़ा अंतर है। अकेलेपन का मतलब तो होता है कि व्यक्ति यहाँ पे अकेला रहना चाहता है, और एकांतवास का मतलब होता है कि लोगों से अलग जाकर के कोई चिंतन मनन जो है किसी चीज के ऊपर वो कर रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? एकांत। तो ये एकांत में रहना चाहते हैं, स्वयं के यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, ये भी बहिर्मुखी है। सी वाला विकल्प यहाँ पे क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों? आपके बिल्कुल सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न आपके और आया, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? आपके सामने 3-4 विधियां लिखी हुई है जिनका संबंध व्यक्तित्व से भी है। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत जो है आपके उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रश्नकर्ता के सामने हो? ये कोई जरूरी नहीं है। पहली विधि है आपके केस स्टडी विधि। ध्यान रखना, ऐसे बालक जो आपके क्या हो जाते हैं? किसी कारण से समस्यात्मक हो जाते हैं। इन समस्यात्मक बालकों के लिए अपन क्या करते हैं? समस्यात्मक बालकों के वर्तमान से लेकर वर्तमान से अतीत तक की वर्तमान से अतीत तक की सभी घटनाओं का वर्तमान से अतीत तक की सभी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सभी घटनाओं का कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखना, सभी घटनाओं का आपके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाई कौन सा अध्ययन किया जाता है? आपके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न, अब इसके सामने तो बालक का होना जरूरी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्नावली विधि मैंने आपको बता दी थी कि प्रश्नावली विधि को विकसित करने का श्रेय आपके वुडवर्थ को दिया जाता है, हालांकि यह जनक यहाँ पे नहीं है। इसमें प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति को जाना जाता है। वही आपके आविष्कारी का जो अभी अपन ने पढ़ी थी ना, वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, वही प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति का मापन किया जाता है। प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति को समझना या प्रश्नों के आधार पर बालक को क्या करना मेरे दोस्तों? प्रश्नों के आधार पर बालक को क्या करना? आपके समझना, ये इसमें ध्यान रखना है। साक्षात्कार विधि होती है ना, इसमें क्या होता है? एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जो क्या की जाती है, कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत करके जो है वो आपके क्या निकाला जाता है? व्यक्ति का निष्कर्ष निकाला जाता है। ये ध्यान रखना, साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके संरचित और एक जो होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों? असंरचित। ऐसा साक्षात्कार जिसमें रूपरेखा आपके पहले से ही निर्धारित हो, रूपरेखा पूर्व निर्धारित हो, जिसमें आपके रूपरेखा पूर्व निर्धारित होती है, वो तो कौन सा कहलाएगा? संरचित। और जिसमें रूपरेखा पूर्व निर्धारित नहीं होती है, जिसमें रूपरेखा क्या नहीं होती है मेरे दोस्तों? पूर्व निर्धारित नहीं होती है, वो क्या कहलाएगा? असंरचित। निरीक्षण विधि या इसको अपन अवलोकन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अवलोकन,
ये अवलोकन विधि आपके व्यवहारवादियों की विधि कहलाती है। भाई किसकी विधि कहलाती है दोस्तों? व्यवहारवादियों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। जब आप किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देख करके अध्ययन करते हो या कंसंट्रेट के साथ किसी चीज का अध्ययन करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपके अवलोकन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अवलोकन आपके दो तरीके का हो सकता है। एक होता है सहभागी, जिसमें शिक्षक बालकों के साथ अपनी अंतःक्रिया या अपनी भूमिका को निभाएगा, और एक होता है आपके असहभागी, जिसके अंतर्गत बालक क्या करेगा मेरे दोस्तों? बालक दूर कोई क्रिया करेगा और उसकी क्रिया को देख करके शिक्षक क्या करेगा? अपना जो है व्यवहार निर्धारित करेगा या बालकों की जो है जांच करेगा। तो यहां पे किसमें सम्मुख नहीं होता है? तो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर देते समय बालक भले ही आपके शिक्षक के सामने नहीं होता है, फिर भी उसका क्या कर दिया जाता है? तो ध्यान रखना, फिर भी उसका मापन कर दिया जाता है। यहां पे पूछा है कि बताओ कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? आपको यह बताना है। कौन सा है ये नहीं बताना है, कौन सा नहीं है ये आपसे क्या किया गया है मेरे दोस्तों? पूछा गया है। बताओ रोडशॉक का परीक्षण। तो बिल्कुल आपको ध्यान है कि आपके हरमन रोडशॉक के आपके अंतर्गत जो माना जाता है हरमन रोडशॉक, वो हरमन रोडशॉक जो माना जाता है मेरे दोस्तों, उसने आपके शाही धब्बा परीक्षण बनाया था। और आपके ये शाही धब्बा परीक्षण जो माना जाता है वो किसका माना जाता है मेरे दोस्तों? व्यक्तित्व मापन का माना जाता है। बात करें मेरे दोस्तों 16 पीए प्रश्नावली, बिल्कुल आपके 16 पीए प्रश्नावली जो विकसित की गई थी वो आपके किसके द्वारा विकसित की गई थी? कैटल के द्वारा आपके क्या की गई थी मेरे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, कैटल के द्वारा इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों? विकसित किया गया था। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था कि कैटल ने आपके शील गुण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसने आपके शील गुण का सिद्धांत दिया था। और ध्यान रखना, इसमें इन्होंने दो शील गुण बताए थे। एक तो बताए थे आपके सतही शील गुण, सतही शील गुण, और एक बताए थे आपके मूल शील गुण। इन्होंने कहा कि सतही शील गुण तो उन शील गुण को कहा जाता है जो आपके दैनिक व्यवहार के अंदर झलकते या आपके रूटीन व्यवहार से भी व्यक्ति आपको जान सकता है, उसको तो अपन कहेंगे सतही शील गुण। मूल शील गुण उनको कहा जाता है जो दैनिक व्यवहार में साफ साफ नजर नहीं आते। ये जो आपके मूल शील गुण होते ना, वो दो, ये जो मूल गुण होते वो आपके सामान्य लोगों में तो पाए जाते हैं 23, और आपके असामान्य लोगों के अंतर्गत जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? आपके 12। इन 23 और 12 में से 16 शील गुण ऐसे थे, है ना, 16 शील गुण ऐसे थे, 16 शील गुण। इन 16 शील गुण को मापने के लिए कैटल ने मापनियां बनाई थी। मापने के लिए इसने क्या बनाई थी मेरे दोस्तों? मापनियां बनाई थी। इन्हीं 16 शील गुणों को कहा जाता है 16 पीएफ परीक्षण, 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली। ये किसके द्वारा की गई थी? कैटल की। शील गुण की बात आ गई है तो ध्यान रखना, एक और व्यक्ति था जिसने भी आपके शील गुण का सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व में। भी किसने शील गुण का सिद्धांत? एक और व्यक्ति था जिसने भी दिया, उसका नाम है आपके आलपोर्ट। भाई क्या नाम है? आपके आलपोर्ट। आलपोर्ट ने आपके 3 प्रकार के शील गुण बताए थे। एक तो बताए थे आपके केंद्रीय शील गुण, केंद्रीय शील गुण, एक आपके केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण के बारे में जो बात की थी वो भी किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, वो भी आपके इन्हीं के द्वारा आप की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बताया इन्होंने गौणशील गुण, गौणशील गुण, और एक बताया इन्होंने प्रधानशील गुण। ये 3 प्रकार के शील गुण की व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इस 3 प्रकार के शील गुण की व्याख्या करने वाला आपके आलपोर्ट था। तो आलपोर्ट ने भी आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए, और इधर आपके कैटल T80 तो वैसे ही आपके इसी का मापन है। बीने साइमन स्केल आपके बुद्धि का व्यक्तित्व का मापन नहीं है, क्योंकि बीने अल्फ्रेड बीने का जो है वो आपके कौन सा माना जाता है मेरे दोस्तों? वो आपके बुद्धि परीक्षण का मापन माना जाता है। किसका मापन माना जाता है? तो ध्यान रखना, वो आपके बुद्धि परीक्षण का क्या माना जाता है? मापन माना जाएगा। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है कि इसको अपन कौन सा मापन कहते हैं। ये तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहां पे डी विकल्प यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ये समायोजन के क्वेश्चन से, इनको अपन कल कर, ये समायोजन आज नहीं करेंगे। अब देखो यहां तक तो आपने एक चीज देख ली, एक चीज मुझे और याद आ रही है, नोट आ रही है, जो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, है ना। यहां पे दो लोगों के सिद्धांतों के कोई क्वेश्चन ही नहीं आए थे। एक तो आपके स्प्रेंगर के अनुसार सिद्धांत नहीं बताया था, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था स्प्रेंगर। स्प्रेंगर के अनुसार आपके व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं बताया गया है, तो आपको यह ध्यान रखना, स्प्रेंगर जो था, स्प्रेंगर ने आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, और इनकी प्रसिद्ध किताब जो थी उसका नाम था आपके टाइप्स ऑफ मैन। किताब का क्या नाम था, तो क्या याद रखोगे, इनके किताब का नाम था आपके टाइप्स ऑफ मैन। और इस टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने आपके किसके प्रकार बताए थे, व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने आपके सैद्धांतिक व्यक्तित्व। भाई कौन सा व्यक्तित्व बताया था, तो ध्यान रखना, एक तो आपके बताया था इन्होंने सैद्धांतिक व्यक्तित्व, एक इन्होंने आपके बताया था उसका नाम था आपके आर्थिक व्यक्तित्व। भाई कौन सा व्यक्तित्व बताया था, एक सैद्धांतिक व्यक्तित्व, एक आर्थिक, तीसरा इन्होंने बताया था आपके सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व बताया था, तो याद रखना सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। चौथा आपके बताया था उसका नाम था आपके सामाजिक व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व बताया था, तो यह बताया था उसका नाम था आपके सामाजिक व्यक्तित्व। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना, पांचवें नंबर पर जो इन्होंने बताया था उसका नाम था धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक व्यक्तित्व। और एक आपके बताया था उसका नाम था राजनैतिक व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व बताया था इन्होंने, राजनैतिक व्यक्तित्व। ये आपके जो बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था, तो वो आपके स्प्रेंगर के द्वारा बताया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम है आपके टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने बताया था। ये तो हो गई इसकी बात, है ना। 1 2 3 4 5 6। एक आपके सिद्धांत आता है जो आता है हॉलैंड के अनुसार। भाई किसके अनुसार, हॉलैंड के अनुसार आपके व्यक्तित्व के प्रकार। तो एक आपको ये हॉलैंड के अनुसार भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रकारों को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो इन्होंने बताया था आपके यथार्थवादी। कौन सा बताया था दोस्तों, यथार्थवादी। एक बताया था इन्होंने अनुसंधानवादी। अनुसंधानवादी, यथार्थवादी, और एक जो बताया था उसका क्या नाम था आपके अनुसंधानवादी। एक बताया था इन्होंने कलात्मक व्यक्तित्व। कलात्मक व्यक्तित्व। एक इन्होंने बताया था उसका नाम था आपके सामाजिक व्यक्तित्व। भाई क्या नाम था, तो ध्यान रखना, एक जो बताया था उसका नाम था आपके सामाजिक व्यक्तित्व। एक बताया था इन्होंने उद्यमशील व्यक्तित्व। उद्यमशील। एक इन्होंने बताया था उसका नाम था रूढ़िवादी व्यक्तित्व। भाई कौन सा व्यक्तित्व बताया था, रूढ़िवादी व्यक्तित्व। तो ध्यान रखना, इन्होंने यथार्थवादी, अनुसंधानात्मक, कलात्मक, सामाजिक, उद्यमशील और कौन सा बताया था, रूढ़िगत, ये इनके द्वारा बताया गया था, आपको ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना है, एक विद्वान और हुआ था जिसका नाम था अडानो। अडानो ने आपके व्यक्तित्व के, अडानो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते, तो अडानो ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। एक का तो नाम था आपके लोकतांत्रिक, और एक का नाम था आपके निरंकुशवादी। क्या नाम था, एक का तो नाम था लोकतांत्रिक और एक का क्या नाम था आपके निरंकुशवादी। ये किसके द्वारा बताया गया है, तो ये आपके किसके द्वारा बताया गया है, आपके अडानो के अनुसार बताया गया है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। ये सिद्धांतों के क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रश्न आए नहीं थे, तो इन तीनों को मैंने आपको वैसे डिटेल से बता दिया क्योंकि कहीं और बताने की मुझे कोई गुंजाइश मिलती नहीं थी। हाँ मुझे पता है कि समय जो है अभी कम हुआ है, 15 मिनट की अपनी क्लास और हो सकती है ना, लेकिन आपकी 15 मिनट की क्लास हम इसलिए नहीं लेंगे कि नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। आज आपके व्यक्तित्व का क्वेश्चंस और व्यक्तित्व का टॉपिक क्लियर, यानी बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, संप्रदाय और उत्परिचय, ये सारे टॉपिक मैंने एमसीक्यू वाइज भी आपको एक बार पूरे के पूरे रिवीजन करवा दिए। कल अपन समायोजन और उसके बाद में बुद्धि, उसके बाद में अभिप्रेरणा और उसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये 1-2 दिन के टॉपिक है। 2 दिन व्यक्तित्व चला, 1 दिन समायोजन चलेगा, 2
दिन बुद्धि चलेगी और एक दिन आपके व्यक्तिगत भिन्नता चलेगी। उसके अंतर्गत अपन ये सारे टॉपिक एक बार एमसीक्यू के साथ में इनको क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, कवर कर लेंगे। क्लियर? इसीलिए मैं आज आपके इस नए टॉपिक को यहाँ पे क्या नहीं करना चाहूंगा, छेड़ना नहीं चाहूंगा। और अंत में बोलना भी चाहूंगा कि 24 जनवरी सुबह 7 बजे आपकी मैराथन क्लास शुरू होगी, जिसके अंदर पूरी साइकोलॉजी में फ्री पढ़ाने वाला हूं, निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं। इसके लिए तैयार रहें और रेडी रहें। और इसकी जो सूचना है अपने साथी दोस्तों के साथ में भी आप पहुंचा सकते हो, यदि वो मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं और उनको मनोविज्ञान में अभी तक भी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो वो एक क्लास उनके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर करते रहो, आपके कोई खास सर उनको लगता है कि उनको दिक्कत आ रही है, वो पूरी मनोविज्ञान नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये ले पकड़ भाई, एक ही दिन 12 घंटे में पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको तैयार रहना। और लास्ट बात तो वही है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट तो आपको करना ही है कि क्लास कैसी लगी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।